A very warm welcome to all my students on this channel. As you all know, this is my initiative and I started teaching you English for all competitive exams. अभी हमारी एक वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है एरर डिटेक्शन की. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो फटाफट से उसे देख लीजिए. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, बहुत सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए पोस्ट करती रहूँगी और बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे आपके इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स मैं आपको देती रहूँगी. बस आपसे एक ही होप है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करोगे और आप लोगों से ये होप लेकर के ही मैं ये जो इनिशिएटिव है इसको कंटिन्यू करूँगी आगे भी. तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है. चलिए, तो आज ये वोकैबुलरी का हमारा फर्स्ट क्लास है. वोकैबुलरी के फर्स्ट क्लास में आज हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे एंड आप सभी को क्वेश्चंस बहुत ही अटेंटिवली सुनना है, देखना है और सॉल्व करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स. एक ऐसा इंसान जो केवल खुद के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में नहीं सोचता है, उसे हम क्या कहते हैं? इगोसेंट्रिक, इगोइस्टिक, इगोनैमिकल या फिर इगोटिस्टिक. क्या होगा करेक्ट आंसर, बताएंगे. चलिए, सो अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स. वो इंसान जो केवल खुद के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इगोसेंट्रिक, है ना. तो ये एग्जाम में आ सकता है. आई नो कि आप ये जो 4 ऑप्शंस है ये बहुत रेलेवेंट हैं, तो आपको डाउट होगा कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन बहुत बार मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है. तो इसका जो रेलेवेंट आंसर होगा दैट इज इगोसेंट्रिक. ओके, दैट इज इगोसेंट्रिक, नॉट egoistic, not egomaniacal और not egotistic. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. हालांकि इन तीनों की मीनिंग होती है बहुत ज्यादा क्या होना, नार्सिसिस्ट होना, घमंडी होना, बट जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. ये आपको रट लेना भी है, आपको समझ लेना भी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जो केवल खुद के बारे में सोचता है दैट पर्सन इज इगोसेंट्रिक, है ना. और ये एडजेक्टिव है, ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा, इगोसेंट्रिक यानी कि घमंडी. ओके, तो नार्सिसिस्टिक हम कह सकते हैं, है ना. नार्सिसिस्टिक कह सकते हैं उसे हम. और क्या कह सकते हैं, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं और वो मुझे आप कमेंट में बताने वाले हैं. ओके, लेट्स मूव अहेड. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. वो चीज जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके. एक्सप्लेन ना किया जा सके क्या हो सकता है? इनएक्सप्लिकेबल, impregnable, unthinkable या फिर mysterious. Which one is correct here? Let me know fast. Something that cannot be explained. Yes, so answer inexplicable हो जाएगा, जिसे हम explain ना कर सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके, that is inexplicable. Inexplicable, ठीक है. Impregnable क्या होता है? where we cannot entered या which is not a thing which cannot be entered. मतलब एक ऐसी जगह या एक ऐसी चीज जिसमें एंटर ना किया जा सके, that is impregnable. Unthinkable, which cannot be thought, जिसके बारे में सोच ना सको, वो होता है unthinkable. और mysterious क्या होता है? which cannot be known, जिसे जाना ना जा सके, that is mysterious. ओके, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूं मैं. इनएक्सप्लिकेबल इज योर करेक्ट आंसर. विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसे समझाया ना जा सके, दैट इज इनएक्सप्लिकेबल. इम्प्रेग्नेबल, जहां पर एंटर ना किया जा सके, दैट इज इम्प्रेग्नेबल. अनथिंकेबल, जिसे सोचा ना जा सके, दैट इज अनथिंकेबल. और मिस्टीरियस इच, विच कैन नॉट बी नोन, जिसे जाना ना जा सके, दैट इज मिस्टीरियस, यानी कि रहस्यमयी. नेक्स्ट वन, a written declaration made on oath in the presence of a magistrate. Dear students, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्यूमेंट या फिर डॉइसर या फिर एफिडेविट या फिर वाउचर. सो विच वन इज करेक्ट, लेट मी नो. A written declaration यानी कि एक लिखा हुआ जो डेक्लेरेशन होता है ना, एक ओथ की तरह, एक जो है एक कर्तव्य की तरह, है ना. प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट. तो मजिस्ट्रेट जब एक रिटन डिक्लेरेशन दे,
ठीक है, एक प्रतिज्ञा जहां पर की जाए किसी चीज की, एक रिटन डिक्लेरेशन में, ओथ मीन्स क्या होता है, प्रतिज्ञा होता है, शपथ होता है, तो जहां पर एक रिटन पेपर पर ये शपथ ली जाए, ये प्रतिज्ञा की जाए, उसे हम कहते हैं एफिडेविट। क्या कहते हैं? एफिडेविट कहते हैं। डॉक्यूमेंट आप सभी को पता है, हमारे पास में कोई भी इंपॉर्टेंट हमारे जो कागज होते हैं किसी चीज के, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। डॉइसिर क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं डॉइसिर। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड डॉइसिर। वाउचर क्या होता है? एक कंफर्मेशन जो किसी चीज का दिया जाए, दैट इज वाउचर, है ना। तो जब आपके पास में वाउचर होता है ना, तो कहीं भी एंट्री आप ले सकते हो, ठीक है, एक कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, सो दैट इज वाउचर। कंफर्मेशन लेटर इज वाउचर। एंड एफिडेविट क्या होता है? रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। और ये लीगल चीजों में हम यूज करते हैं, कोई भी लीगल एक्शन हो रहा है तो वहां पर जो रिटन डिक्लेरेशन होता है उसे हम एफिडेविट कहते हैं। डॉइसिर होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम, और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बहुत सारा शेयर करेंगे आप। नेक्स्ट, a raised place on which offerings to a god are made। ठीक है, एक ऐसा raised place, तो raised place की मीनिंग क्या होती है? कोई उठा हुआ स्थान, है ना, कोई जो है उठा हुआ स्थान जहां पर हम गॉड को ऑफरिंग्स देते हो, यानी कि वर्शिप करते हो, पूजा पाठ करते हो, उस जगह को हम क्या कहेंगे? योर फर्स्ट ऑप्शन इज माउंट, चर्च, रोस्ट्रम या फिर अल्टर। कम ऑन एवरीवन, आंसर मी फास्ट। ओके, तो अ रेज्ड प्लेस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेज होता है उठाना और राइज क्या होता है? उठना, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? उठाना, और दिस मीन इज उठना या फिर उगना, ठीक है। माउंड क्या होता है? माउंड हम बोलते हैं ढेर को, पाइल्स को, जहां पर ढेर होता है उसे माउंड कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव चर्च। सो वी ऑल नो चर्च क्या होता है। इसे रेस्ड प्लेस हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। रेस्ड प्लेस की बात हो रही है तो मतलब जहां पर रेस्ड प्लेस होगा और जहां पर हम गॉड की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, उस प्लेस की बात हो रही है। अल्टर यहां आंसर हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वेदी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोस्ट्रम। तो रोस्ट्रम क्या होता है? रोस्ट्रम होता है अ स्टेज वेयर अ स्पीकर कैन स्पीच। जहां एक ऐसा स्टेज जहां पर कोई स्पीच खड़ा होकर के स्पीच दे, उस प्लेस को हम, उस स्टेज को हम रोस्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं हम, माउंड क्या होता है? तो माउंड होता है ढेर, यानी कि पाइल्स, है ना। ओके, चर्च आप सबको पता है। रोस्ट्रम क्या होता है? अ स्टेज वेयर अ स्पीकर कैन स्टैंड एंड गिव स्पीचेस। जहां पर कोई स्पीकर खड़ा होकर के स्पीच दे, वो होता है आपका रोस्ट्रम, वो जगह होती है रोस्ट्रम। और अल्टर यानी कि वेदी, और ये हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर अ प्लेस। तो पॉइंटिंग आउट यानी कि निर्देश, गाइड पोस्ट, तो कोई गाइड पोस्ट जहां पर कोई निर्देश दिया जाए, ठीक है। वे फॉर पीपल यानी रास्ते के बारे में निर्देश दिया जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, लास्ट पोस्ट, लैम्प पोस्ट, फिंगर पोस्ट एंड चेक पोस्ट। विच वन इज करेक्ट? ओके, सो एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए। आ गाइड पोस्ट, गाइड पोस्ट यानी जो आपको गाइड करे, निर्देश दे, किसके बारे में? रास्ते के बारे में, लोगों को। उस प्लेस को हम कहते हैं फिंगर पोस्ट। क्या कहते हैं? फिंगर पोस्ट कहते हैं। क्लियर है? यानी उस पोस्ट को, उस गाइड पोस्ट को हम क्या बोलेंगे? फिंगर पोस्ट बोलेंगे। तो आप सबने देखा है कि जब आप कहीं पर विजिट करते हैं या कहीं रास्ते में, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलती हैं कि ये चीज यहाँ है, ये चीज यहाँ है, ये रास्ता यहाँ तक जाएगा, ये रास्ते, इसका डिस्टेंस, इस जगह का डिस्टेंस यहाँ से इतना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिंगर पोस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन, है ना, अ साइंस ऑफ प्रिजर्विंग स्किन। एनिमल्स की, बर्ड्स की और फिशेस की जो स्किन प्रिजर्व करने वाला आर्ट है, उसे आप क्या बोलते हो? टोपोलॉजी, सिस्मोलॉजी, टेक्सोनॉमी और टैक्सीडर्मी। क्या आंसर होगा बताएंगे?
ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जहां भी आप लॉजी वर्ड देखते हो ना, लॉजी इज अ रूट वर्ड एंड इट इज रिलेटेड टू साइंस, इट इज रिलेटेड टू स्टडी एंड नॉलेज। ये आपका नॉलेज, स्टडी और साइंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। लॉजी, लॉजी एक रूट वर्ड है जो कि स्टडी, नॉलेज और साइंस से रिलेटेड होता है। अब यहां पर आपका पहला जो ऑप्शन है दैट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, टोपी कहाँ लगाते हैं हम? ऊपर लगाते हैं। तो यानी कि जो हमारा ये टोपोलॉजी है ना, ये हमारे अर्थ के ऊपर के, जो हमारा ऊपर का लेयर होता है ना, उसके बारे में बात करता है। टोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ्स लेयर, है ना, अपर लेयर के बारे में बात करता है। सो वी कैन से दिस इज द स्टडी ऑफ प्लेस, दिस इज द स्टडी ऑफ, दिस इज द स्टडी ऑफ प्लेस। ओके, नेक्स्ट वी हैव सिस्मोलॉजी। सो सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप विज्ञान जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन आपने साइंस में पढ़ रखी होगी। दिस इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ये जो एलिमेंट है इसको इस भाग में होना चाहिए, ये जो एनिमल है इसको इस भाग में होना चाहिए। तो हमने जो डिवीजन कर रखा है ना पर्टिकुलर चीजों का, उसके साइंस को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट वी हैव टैक्सीडर्मी। तो ये जो डर्मी वर्ड है ना, ये डर्मी हमारा है रूट वर्ड एंड इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? Yes, it means skin. It means skin. तो स्किन जो है, ये डर्मी वर्ड जो है आपकी स्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको बस इतना ही देखना है। आंसर इज योर डी ऑप्शन। टैक्सीडर्मी इज द साइंस ऑफ इज द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। टोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस। नेक्स्ट वी हैव सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। Taxonomy is the study of classification, and taxidermy is the study of preserving the skin of birds, fishes and animals. Next, chanting of magic spells. मैजिक स्पेल्स यानी जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वन वर्ड आपको बताना है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी कि चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स क्या होता है। नरेशन, तो बेटा आप वर्णन करना इज नरेशन, डिस्क्राइब करना इज नरेशन, तो इट इज नॉट योर करेक्ट ऑप्शन। चलो आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं, यू लेट मी नो विच वन इज करेक्ट हियर। रेसिटेशन, अटरेंस और इनकैंटेशन, ठीक है, इनकैंटेशन, इनकैंटेशन, विच वन इज करेक्ट हियर? सो नरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नरेट करना, डिस्क्राइब करना। रेसिटेशन क्या होता है? गाना। रेसिटेशन इज नॉट सिंगिंग बट प्यार से किसी चीज को बोलना, है ना, जिसमें थोड़ा सा क्या हो, लय हो थोड़ा। तो जैसे कि रेसिटेशन, आप पोएम का क्या करते हो? उसको रिसाइट करते हो, पोएम का रेसिटेशन होता है, ठीक है। वैसे पोएम का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज पोम, बट आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ पोएम इज पोम, है ना, यू शुड नो दिस। ओके, अटरेंस होता है बोलना, बताना, ठीक है। एंड इनकैंटेशन हियर टू चैंट मंत्रास, मंत्रास का चैंटिंग करना, मैजिक स्पेल्स जिसको यहां पर बोला गया है, वैसे इसकी मीनिंग मंत्रास ही होगा। मंत्रास का चैंट करना, उच्चारण करना इज कॉल्ड इनकैंटेशन। ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, a group of 3 books, okay, 3 books, 3 films etc that have the same subject or characters. 3 books, films, कोई भी चीज जिसके 3 parts हो, ठीक है, उस और सेम सब्जेक्ट हो, सेम कैरेक्टर्स हो, कोई भी चीज जिसके 3 पार्ट्स हो और सारी चीजें बिल्कुल सिमेट्रिकल हो, सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? बताएंगे आप सभी। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बुक्स भी आ चुका है, फिल्म्स भी आ चुका है, या कोई नॉलेजेबल चीजें, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, एनी नॉलेजेबल थिंग, एनी थिंग विच इज रिलेटेड टू साइंस एंड हैज 3 पार्ट्स एंड दोज पार्ट्स आर वेरी सिमिलर फ्रॉम वन अनदर। कोई भी चीज जो एक बहुत ही सिमिलर हो, एक दूसरे से बहुत सिमिलर हो और उसके 3 पार्ट्स हो, सो दैट इज कॉल्ड triology, but specifically that thing should be related to science knowledge study. Okay, तो जो चीज साइंस नॉलेज और स्टडी से रिलेटेड होती है उसके 3 पार्ट्स हो,
ठीक है, और वो तीनों ही पार्ट सेम हो तो उसे हम ट्रियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? ओके, ट्रिनिटी जिसके 3 एस्पेक्ट्स हो, और ये जरूरी नहीं है कि वो एस्पेक्ट्स यानी वो चीजें सेम हो, बस उसके 3 पार्ट हो। कोई भी चीज जिसके 3 पार्ट हो, जरूरी नहीं कि वो तीनों ही सेम हो, तो उसे हम ट्रिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रियो किसी भी, जैसे कि अगर 3 फ्रेंड्स हैं तो उन्हें हम ट्रियो कह सकते हैं। समझ आई बात? अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो तीनों ही जो फ्रेंड्स हैं वो एक जैसे दिखते हो, तो जो 3 जोड़े होते हैं ना, ठीक है, जो 3 चीजें होती हैं उन्हें हम ट्रियो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रियो और ट्रिनिटी है ये सिमिलर हैं अपने मीनिंग्स में। ठीक है, अपने मीनिंग्स में क्या है, सिमिलर है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूं। तो ट्रियो और ट्रिनिटी क्या है, अपने मीनिंग्स में सिमिलर हैं, यानी जिन चीजों के 3 एस्पेक्ट्स हो, 3 पार्ट हो, 3 हिस्से हो, उन्हें हम ट्रिनिटी या फिर ट्रियो कहते हैं। ट्राइपॉड आप सबको पता है, तो जिसके 3 पैर हो, कोई भी एनिमल हो गया, या अभी मेरा जो कैमरा रखा है वो ट्राइपॉड पे रखा हुआ है, तो इट मीन्स कि जिसके 3 जो है फीट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइपॉड कहते हैं। करेक्ट? नेक्स्ट आंसर आपका यहां सी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रियोलॉजी। अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यू शुड नो द आंसर ऑफ दिस। आपको मुझे आंसर बताना है, बताएंगे। अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड एटिमोलॉजी। आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस, है ना। तो ह्यूमन रेस यहां पर यानी कि बात की जा रही है ह्यूमन रेस की, है ना। ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की जा रही है, यहां रेसेस की बात की जा रही है। तो चलिए इसमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग, इट इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन बींग। ठीक है, दिस एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो वर्ड देखो, एंथ्रो आपका रूट वर्ड है और इसकी मीनिंग होती है ह्यूमन बींग। ओके, क्या होती है, ह्यूमन बींग। तो दिस वन इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग, यानी कि मानव की उत्पत्ति से रिलेटेड ये आपका जो है साइंस और स्टडी होता है। Okay, the study which is related to the origin of human being is known as anthropology. Correct? Next is we have ethnology. तो ethnology is the correct option. जो साइंस आपका ह्यूमन रेस से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, दैट साइंस इज नोन एज एथनोलॉजी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आर्कियोलॉजी क्या होता है, सो आर्कियोलॉजी इज द रिलेटेड टू एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स। जो चीजें, जो साइंस आपका पुरानी चीजों से रिलेटेड होता है उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी इज अ साइंस विच इज रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज। तो अब मैं यहाँ पर एक एक करके लिख देती हूँ, वैसे मैंने समझा दिया है बट फिर भी मैं लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंथ्रो मीन्स क्या होता है, ह्यूमन बीइंग होता है। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, इसकी मीनिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें लॉजी भी है तो ये आपका साइंस से रिलेटेड है, एंड इट मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन origin. Next we have ethnology, तो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ये आंसर आपका हो जाएगा। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम पुरातत्व विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, पुरानी चीजों का अध्ययन करना इज आर्कियोलॉजी। एटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ origin of language। तो लैंग्वेज के ओरिजिन से जो हमारा साइंस रिलेटेड होता है दैट इज नोन एज एटिमोलॉजी। होपफुली आपको करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया है ये। नेक्स्ट, एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ द फाइन और अदर आर्ट्स। तो वो एक्सपर्ट जो मतलब जिसको हर एक आर्ट में नॉलेज होती है, अ पर्सन हु नोज ईच एंड एवरी आर्ट।
तो जो जिसे सारे आर्ट के बारे में नॉलेज होती है, दैट पर्सन इज नॉट एंथुजियास्ट, क्योंकि एंथुजियास्ट की मीनिंग होती है जो बहुत ज्यादा क्या होता है, उत्साही होता है, एक्साइटेड होता है। नियोफाइट एंड एमेचर, ये दोनों ही सिनोनिम्स हैं, और इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं नियोफाइट, नया होना, और एमेचर। ठीक है, तो ये दोनों आपके सिनोनिम्स हो गए और इनकी मीनिंग होती है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। We have the C option here and this one is your correct option. Connoisseur, it means कि a person who knows art very well, है ना? Every section of art, who knows each and every section of art. जो सारे आर्ट के बारे में नॉलेज जिसके पास में होता है उसे हम connoisseur कहते हैं। और इसकी मीनिंग हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं पारखी, यानी जो हर आर्ट की, लिटरेचर की परख रखता हो। क्लियर है? नेक्स्ट, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जहां पर बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम बताएंगे आप सभी। ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही शासन, रेड टेपिज्म, डिप्लोमेसी, या फिर ऑटोक्रेसी। चलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएंगे फटाफट से। ओके, सो ब्यूरोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स, है ना? तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी की बात की गई है, यानी जहां पर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जहां पर उस कानून को हम क्या कहते हैं। तो आंसर यहां रेड टेपिज्म हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वी हैव डिप्लोमेसी इज नॉट, ऑटोक्रेसी इज द मोनार्क, आपने सुना होगा मोनार्की, तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज नोन एज ऑटोक्रेसी। ओके, जिसे हम सवरेनिटी कहते हैं। नेक्स्ट, एनक्लोजर फॉर बर्ड्स, यहाँ पर जहां पर हम क्या करते हो, जहां पर हम चिड़ियों को पालते हो, दैट प्लेस इज नोन एज पेन, लेयर, नेस्ट, या फिर एवियरी। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, a place where bees are kept is known as what? A place where birds are kept is known as aviary, यानी जो birds हैं वो एयर में रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एवियरी कहेंगे। आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। आई नो जिसने पढ़ाई नहीं की है वो नेस्ट पे आकर के रुक जाएगा और टिक लगा देगा, बेटा ये क्लास 3rd का क्वेश्चन नहीं होगा, ये एसएससी का क्वेश्चन होगा, ये बैंक का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर इतने सिंपल आंसर्स नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा अपनी एनालिटिकल थिंकिंग अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो एवियरी आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी जहां पर मधुमक्खी पालन की जाती है उस प्लेस को हम कहते हैं क्या, एपियरी कहते हैं, जहां पर हम मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लेयर एंड पेन। तो लेयर एंड पेन जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, लेयर या फिर पेन कहते हैं, हिंदी में कहेंगे हम बाड़ा। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे हम जीत नहीं सकते हैं। वन वर्ड का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, इनविंसिबल, इनवल्नरेबल, इंटैंजिबल, इनएविटेबल। विच वन इज करेक्ट हियर? सो या इनएविटेबल क्या होता है, इनएविटेबल विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके। ओके, इंटैंजिबल क्या होता है, विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे हम टच ना कर सके। इनवल्नरेबल क्या होता है ना, हु इज नॉट सेंसिटिव, हु इज नॉट सेंसिटिव इनफ, जो संवेदनशील नहीं होता है ना उसे हम इनवल्नरेबल कहते हैं। जो संवेदनशील नहीं होता है, जिसे कोई फर्क ना पड़े, जो नॉन कन्फर्मिस्ट हो, जो स्टोइक हो, जो अपैथेटिक हो, जिसे कोई फर्क ही ना पड़े किसी भी चीज का। इनविंसिबल आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जिसे हम कॉन्कर नहीं कर सकते उसे इनविंसिबल कहेंगे। लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि जिसका जो मेमोरी है उसके लॉस को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रोसिया, इंसोमेनिया, फ्लांडर, या फिर फास्टिडस।
ओके, लेट मी नो फास्ट विच वन इज करेक्ट। और इसी के साथ आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए आप लोग, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव लिया है मैंने बहुत सोच समझ के लिया हुआ है। तो आई होपफुली आप सभी जो है इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और कंप्लीट वीडियो देख करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फास्टिडस यहां देखेंगे ऑप्शन में फास्टिडस है और इसकी मीनिंग क्या होती है? Who cannot be pleased, who cannot be pleased, यानी कि जिसे हम खुश ना कर सके, जिसे हम खुश ना कर सके, that person is known as fastidious. फ्लांडर क्या होता है? फ्लांडर who cannot speak well, who cannot speak well, जो अच्छे से बात नहीं कर पाता है ना, नर्वस हो जाता है बात करते करते, that person is known as फ्लांडर. इंसोमेनिया इज द स्टेज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, यानी कि जब हमें नींद नहीं आती है, ये नींद ना आने का जो डिजीज है दैट इज नोन एज इंसोमेनिया। जब नींद नहीं आती तो उसे इंसोमेनिया हम कहते हैं। एम्ब्रोसिया हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन एम्ब्रोसिया। नेक्स्ट, हार्ड टू प्लीज। अभी हमने देखा हार्ड टू प्लीज यानी खुश करना जिसे कठिन होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्या कहेंगे उसे हम? लोक्वासियस, फास्टिडस, स्टबर्न या फिर एपिक्योरन? बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा? चलिए, सो हार्ड टू प्लीज, यहां देखिए लोक्वासियस आपका फर्स्ट ऑप्शन है। लोक्वासियस, ये जो लोक वर्ड है ना, ये आपका रिलेटेड है स्पीकिंग से, है ना, स्पीकिंग से, टॉकिंग से। लोक्वासियस यहाँ वर्ड है और ये एडजेक्टिव है। सो वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, लोक्वासियस उसे हम कहते हैं। गैरुलस कहते हैं, टॉकेटिव कहते हैं, चैटर बॉक्स कहते हैं, वर्बोस कहते हैं, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, दैट पर्सन इज नोन एज लोक्वासियस। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव फास्टिडस। तो अभी हमने बताया योर आंसर इज योर सेकेंड ऑप्शन फास्टिडस, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वन हु कैन नॉट बी प्लीज्ड, जिसे हम खुश नहीं कर सकते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज फास्टिडस। स्टबर्न क्या होता है? जिद्दी होना, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा क्या होना? स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी होना। नेक्स्ट वी हैव एपिक्योरन। सो एपिक्योरन मीन्स होता है वन हु ऑब्सेस्ड विथ सेक्सुअल प्लेजर, सो दैट पर्सन इज नोन एज एपिक्योरन। मैं इसको लिख देती हूं, सेक्सुअल प्लेजर। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन 80 ईयर्स ऑफ एज, यानी जिसकी एज 80 ईयर्स होती है, जो 80 साल का होता है, उसे क्या कहते हैं हम? सेप्टोजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन, नोनाजेनेरियन या फिर सेक्सोजेनेरियन? विच वन इज करेक्ट हियर? ओके, सो सेप्टोजेनेरियन, अ पर्सन हुज एज इज 70 to 79, जिसकी एज 70 to 79 के बीच होती है, या जिसकी एज 79 की होती है, उसे हम सेप्टोजेनेरियन कहते हैं। ऑक्टोजेनेरियन, जिसकी एज 80 to 89 तक होती है, उसे हम कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन। जिसकी एज 90 to 99 तक होती है, उसे हम कहते हैं नोनाजेनेरियन। और जिसकी एज 60 to 69 होती है, उसे हम कहते हैं सेक्सोजेनेरियन। तो आंसर आप सभी को पता चल गया, यहां आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है, नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम्ब। तो टूम्ब पर जो इंस्क्रिप्शन यानी किसी कब्र पर जो बातें लिखी गई होती है उस इंसान से रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं? एस्पायोनेज, एपिटैफ, एपिलॉग और एलिजी? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, बताइए। चलिए, तो फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। एस्पायोनेज, एस्पायोनेज क्या होता है? स्पाई करना, यानी कि जासूसी करना। एस्पायोनेज इज जासूसी करना। ठीक है, एपिटफ, एपिटफ यहां आंसर हो जाएगा आपका। तो अ रिटन, a written thing which is a written thing on a tomb, तो कब्र पर जो बातें लिखी गई होती हैं उसे हम एपिटफ कहते हैं।
एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग होता है ड्रामा के लास्ट में लिखी गई जो बातें होती हैं उस ड्रामा से रिलेटेड, जो कॉन्क्लूजन निकल करके आता है उस ड्रामा से रिलेटेड, दैट इज नोन एज एपिलॉग। और एलिजी क्या होता है? तो एलिजी होता है सैड सॉन्ग। क्या होता है? सैड सॉन्ग को हम एलिजी कहते हैं। नेक्स्ट, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वो फीलिंग जो आपको बताए कि क्या गलत है और क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, इज नोन एज क्लेवरनेस, कॉन्सियसनेस, कॉन्सियस, फियर। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बताएंगे? सो गाइज हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कॉन्सियस। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ अ prisoner फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो किसी प्रिजनर का जेल से रिलीज होना किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर, क्या उसे कहेंगे? पैरोल, पार्ले, पार्डन, एक्विटल। बताएंगे फटाफट से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा आपका? जब किसी प्रिजनर को किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर छोड़ा जाता है तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को हम कहते हैं पैरोल। तो आंसर यहां आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। आई नो कि आप एक्विटल बोलने वाले थे, बट एक्विटल यहां नहीं होगा। जब टर्म्स एंड कंडीशन आ जाए ना, जब ऐसे केसेस में किसी सेंटेंस में प्रिजनर के साथ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाए तो वहां उसे हम बेल भी नहीं कहते हैं, उसे हम पैरोल कहते हैं। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज योर फर्स्ट। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर दो ऑप्शंस और भी हैं, पार्ले है और पार्डन है। किसी को छोड़ देना फॉर टेम्परेरी टाइम के लिए, दैट इज नोन एज पार्ले। और पार्डन क्या होता है? पार्डन मैं आपको समझाती हूं ऐसे कुछ, पार्डन और फॉरगिव। फॉरगिव, तो अगर आपने छोटी मोटी कुछ बात क्राइम कर दी है, छोटी मोटी कुछ मिस्टेक कर दी है, तो उसके लिए जो माफी आपको मिलता है दैट इज नोन एज फॉरगिव। और जब आप कोई हीनस क्राइम कर देते हैं, कोई बहुत बड़ा पाप कर देते हैं और कोर्ट से आपको माफी मिल जाता है, दैट इज नोन एज पार्डन। ठीक है, और एक्विटल क्या होता है? एक्विटल होता है बरी हो जाना, छूट जाना। ठीक है, माफी मिल जाना, तो ये एक अलग केस है। बट अगर ऐसे क्राइम आ जाता है, हीनस क्राइम आ जाता है, तो पार्डन यूज करेंगे। छोटा मोटा आपने कुछ मिस्टेक कर दिया तो आपको फॉरगिव हो जाओगे, और आपने कोई क्राइम किया, आप जेल में बंद थे और कुछ टाइम के बाद आप छूट जाते हैं कंप्लीटली, मतलब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते, तो आपको तब आप यूज करते हो एक्विटल। ठीक है, नेक्स्ट, और एक्विटल जो वर्ड है ये नाउन है। एक्विट क्या है? वर्ब है। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज सैंपल। तो वो ऑब्जेक्ट या पोर्शन जो एक सैंपल का काम करता है उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिकेशन, स्पेक्टिकल, स्पेक्टर या स्पेसिमेन। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा ये मुझे आप सभी बताएंगे कमेंट में। और क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये अगर आपसे रिलेवेंट है, ये जो मैंने पढ़ाया ये आपके प्रॉफिट की चीजें हैं या आपके बेनिफिट की चीजें हैं, तो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, और बहुत सारा सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए। टू बी ऑनेस्ट, यस हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करो। और कैसा लगा ये सेशन ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट दिया है इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।